दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको नॉलेज नहीं है घर बनाते में कब और क्या काम करना चाहिए, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कॉन्ट्रैक्टर का काम करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। इस वीडियो में घर बनाने की A to Z जानकारी मिलेगी और मेरा ये वादा है इस वीडियो को पूरा देख लिया बिना स्किप किए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी घर बनाने में। और न्यू कॉन्ट्रैक्टर इस वीडियो को देखने के बाद अपना बिजनेस आराम से आगे बढ़ा के पैसा कमा सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एक ऐसी जानकारी दूंगा, चाहे आप कितना भी अच्छा इंजीनियर हायर कर लें या फिर कितना भी अच्छा आप मटेरियल यूज कर लें, अगर आपने वो नहीं किया तो पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर के काम में सबसे पहला जो हमें काम करना होता है वो है घर की प्लानिंग, यानी घर का नक्शा यानी ड्राइंग। घर का नक्शा आपको सबसे पहले बनवाना है आर्किटेक्ट से। जब तक आपके घर का बिल्कुल फाइनल ना हो जाए नक्शा, जब तक आपको घर बनवाना बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है, वरना आपको ही प्रॉब्लम होगी, तोड़फोड़ होगी, टाइम ज्यादा लगेगा और पैसा भी फालतू का खर्च होगा। जब प्लान फाइनल हो जाए तो उसके बाद हमको करना होता है प्लॉट की क्लीनिंग, यानी जिस जमीन पे हम घर बनवा रहे हैं उस जमीन की साफ सफाई ताकि लेआउट में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद करना होता है लेआउट। एक बात का ध्यान दें, लेआउट आपको उसी आर्किटेक्ट से करवाओ जिसने आपका घर का नक्शा बनवाया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर लेआउट कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री से करवाया और एक भी कॉलम थोड़ा बहुत भी आउटर हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जब हम आर्किटेक्ट को पैसा दे ही रहे हैं तो क्यों ना ये महत्वपूर्ण काम उन्हीं से कराया जाए। इस बात का ध्यान जरूर देना है दोस्तों। लेआउट के आर्किटेक्ट एक्स्ट्रा पैसे लेगा, पर एक भी कॉलम की प्रॉब्लम हुई तो उससे ज्यादा पैसा आपका खराब होगा और टाइम भी आपका खराब होगा। उसके बाद आता है फुटिंग फाउंडेशन की खुदाई। ये आप लेबर से भी करा सकते हो और जेसीबी के मदद से भी आप करा सकते हो। अगर आप जेसीबी से कराओगे तो थोड़ा बहुत आपको और पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लेबर से उसको लेवल में करना पड़ेगा और आपने जो भी गड्ढे करवाए हुए हैं फुटिंग के लिए उसको एक साथ करने के लिए अपनी लेबर लगानी ही होगी। तो उसके बाद आपको करना होता है पीसीसी। पीसीसी में आप M10 ग्रेड का यूज करो। M10 यानी आपको 1:3:6 रेशियो रहेगा। 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट सैंड और 6 पार्ट एग्रीगेट यूज करना होगा। पीसीसी के बाद करना होता है कॉलम और फुटिंग। पीसीसी के बाद मार्किंग कर लें कॉलम और फुटिंग की। उसके बाद जाल बांध देना है और उसके बाद कॉलम खड़ा कर लेना है सपोर्ट देकर। कास्टिंग में हमको M20 का ग्रेड का रेशियो यूज करना है। M20 का मतलब हुआ 1:1.5:3 का रेशियो, यानी 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट। एक बात का ध्यान दें, जब आप फुटिंग की कास्टिंग करें तो वाइब्रेटर को अच्छे से यूज करना है। फुटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप करना होता है पेडस्टल कॉलम और उसके बाद आपको करना होता है प्लॉट पे भट। जब आप प्लॉट का भट डलवाओ तो 1 फीट डलवाओ और अच्छे से पानी डाल के उसको सेट कर लो। फिर उसके बाद 1 फीट करवाओ, उसके बाद उसको अच्छे से सेट करो और उसके बाद जो भी आपका लेवल में भट आ रहा हो उसको डलवाओ। इस तरीके से थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, पर आपने देखा होगा कुछ जगह न्यू घर बनने के बाद फ्लोर में जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं। अगर आपने इस तरीके से भट पड़वाया तो आपको अपने घर में क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब कुछ लोग 2 तरीके से भट पड़वाते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया। एक तरीका ये होता है कि आप प्लिंथ बीम पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप अपना भट पड़वाओ। प्लिंथ बीम के बाद अगर आप पड़वाओगे तो ज्यादा बेटर होता है, पर कुछ लोग 2 तरीके से करवाते हैं तो मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए हैं। इसके बाद आपको ब्रिक वर्क करना है प्लिंथ बीम लेवल तक। कुछ लोग प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं करवाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको हर हाल में ब्रिक वर्क करवाना है प्लिंथ बीम के नीचे। उसके बाद प्लिंथ बीम की सरिया बांधे। याद रखें सरिया का उपयोग आपको वैसे ही करना है जैसे आपके घर के नक्शे में दिया हुआ है। ये किसी की गलत सलाह में ना आए। प्लिंथ बीम के टाइम जिससे आपने घर का नक्शा बनवाया है उसको एक बार बुला के चेक करा लें, उससे आपका ही फायदा है। उसके बाद ही कास्टिंग करें। उसके बाद आपको प्लिंथ बीम की शटरिंग करानी है। अच्छे से चेक करें जब आप प्लिंथ बीम की शटरिंग कराएं। उसके बाद आपको प्लिंथ बीम की कास्टिंग करा लेनी है। ध्यान दें जब आप प्लिंथ बीम की कास्टिंग कराएं तो आपको वाइब्रेटर का यूज अच्छे से करना है। इससे हनीकॉम्ब नहीं आते हैं। आपको प्लिंथ बीम में M20 से कम का रेशियो का मसाला यूज नहीं करना है। इसके बाद करना होता है ब्रिक वर्क DPC लेवल तक। एक बात का ध्यान दें, जब आप DPC डाल दें तो उस पे वाटर प्रूफिंग कोट जरूर कराएं, उससे बहुत फायदे हैं। घर की दीवारों से सीलन से बच सकते हो और सीलन आपको हर तीसरे घर में मिल ही जाएगी। और उसके बाद करना होता है हमें कॉलम कास्टिंग। कॉलम कास्टिंग से पहले शटरिंग को अच्छे से चेक कर लें। अगर स्टील फ्रेम की शटरिंग ली है तो बहुत ही अच्छा है। स्टील फ्रेम को खोलना और लगाना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना प्लाई को होता है। उसके बाद आप कॉलम कास्टिंग करें। कॉलम कास्टिंग में
वाइब्रेटर का यूज अच्छे से करना है, इस बात का ध्यान जरूर दें। कुछ जगह आपने देखा होगा पहले ब्रिक वर्क कर लेते हैं उसके बाद कॉलम कास्टिंग करते हैं, पर यह तरीका सही नहीं है। पहले आपको कॉलम कास्टिंग करनी है उसके बाद ब्रिक वर्क करना है, इससे फिनिशिंग और घर में मजबूती अच्छी आती है। इसके बाद आपको करना होता है ब्रिक वर्क। आपने कुछ जगह देखा होगा, ज्यादातर देखा होगा कि स्लैब की हाइट तक डायरेक्ट ब्रिक वर्क कर देते हैं, ये गलत है। जब आप ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट करो तो आपको वहीं तक ब्रिक वर्क करना है जहां तक आप विंडो का लगाने का स्टार्टर है, वहीं तक आप ब्रिक वर्क कराओ। उसके बाद आप सील बैंड दो। सील बैंड के अब दो फायदे होते हैं। अगर आपके ब्रिक वर्क में क्रैक आया तो पूरी दीवार में आपके क्रैक्स नहीं जाएंगे। अगर आपके दीवार में सीलन आई तो सीलन आपके पूरे दीवार में नहीं जाएगी, सील बैंड तक रुक जाएगी। उसके बाद आपको करना होता है ब्रिक वर्क अप टू स्लैब और डोर विंडो की फ्रेम की इंस्टॉलेशन। एक बात का ध्यान जरूर दें, डोर और विंडो पे टॉप पे जो हमारा डोर और विंडो का टॉप होता है उसमें पूरी दीवार में बीम जरूर देना है। अगर आपने उसी एरिया में बीम दिया जहां हमारा डोर और विंडो आ रहा है वो तरीका सही नहीं है। पूरे दीवार में ही आपको बीम देना होता है ताकि सपोर्ट अच्छा मिल सके आपके दीवार को। जब ब्रिक वर्क पूरा हो जाए तो आप स्टेयर्स का काम स्टार्ट करा सकते हो। हमारे स्टेयर्स का जो लैंडिंग होता है उसको आपका काम स्टार्ट करा सकते हो। उसके बाद आपको करना होता है शटरिंग। शटरिंग का काम आप स्टार्ट करा दो। शटरिंग अब दो तरीके की आती है, या तो आप प्लाई की यूज करो या फिर आप प्लेट की यूज करो, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी यूज करना चाहते हो। शटरिंग के बाद आपको उसमें जितने भी गैप हैं अच्छे से चेक करो, सब गैप को बंद करवा दो। उसके बाद आप अपने शटरिंग पे जाल बंधवाना स्टार्ट कर दो। जाल बंधवाना आपको उसी तरीके से जाल बंधवाना है जैसा कि आपके नक्शे में दिया हुआ है, उसी के अनुसार आप जाल बंधवाओ। एक बात का ध्यान जरूर दें, जब आप सरिया बनवा रहे हो अपने छत ढलाई के लिए तो आप उस इंजीनियर को जरूर बुलाओ जिससे आपने अपने घर का नक्शा बनवाया हुआ है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप लाइट वर्क का स्टार्ट करो काम। जब आपका जाल यानी सरिया बांधने का काम खत्म हो जाए उसके बाद आप लाइट वर्क यानी जो पाइप होते हैं हमारे वायर के लिए वो डलवाना शुरू कर दो और उन पाइप को अच्छे से ज्वाइंट कर दो ताकि वो निकले ना बाद में। अब आप स्लैब की ढलाई करवा सकते हो। छत ढलाई में कुछ बातों का ध्यान जरूर दें। जब आप कंक्रीट मिक्स कराएं तो कंक्रीट अच्छे से मिक्स होना चाहिए और वाइब्रेटर का उपयोग अच्छे से होना चाहिए। स्लैब कास्टिंग में एक बात का ध्यान जरूर देना है, जब आपकी स्लैब कास्टिंग हो रही हो तो इलेक्ट्रामैन और शटरिंग की लेबर हमारे साथ जरूर होनी चाहिए। अगर शटरिंग में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो सॉल्व कर सकता है। अगर आपका पाइप टूट गया लाइट का या निकल गया तो उसको अच्छे से वो सेट कर सकता है लाइट वाला आपका। उसके बाद जब आपकी शटरिंग ओपन हो जाए तो उसके बाद दो काम आपको स्टार्ट कराने होते हैं, एक पाइप का यानी प्लम्बिंग का और लाइट का। प्लम्बिंग के जॉइंट आप अच्छे से चेक करें ताकि आपकी लीकेज ना हो घर में और सीलन ना आए। लाइट के पाइप भी आप अच्छी क्वालिटी के डलवाएं ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ के साथ आप फ्लोर का कच्चा भी करा सकते हो यानी पीसीसी। इस सब काम करने के बाद आप पलस्तर इनर का और आउटर वॉल का पलस्तर स्टार्ट करा सकते हो। एक बात का ध्यान जरूर दें, बाहरी दीवारों का पलस्तर जरूर कराना है। इसके बाद स्टार्ट होता है घर की फिनिशिंग वर्क। उसके बाद आप फ्लोरिंग स्टार्ट करा सकते हो, जैसी चाहो आप फ्लोरिंग करा सकते हो जैसे कि टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट। उसके बाद आप अपने फर्नीचर का काम स्टार्ट कर सकते हो जैसे डोर और विंडो लगवाना, मॉड्यूलर किचन बनवाना, टीवी यूनिट लगवाना, जैसा आप चाहो जो भी चाहो आप करा सकते हो। उसके बाद आप रेलिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हो। रेलिंग आपकी स्टेयर्स वाली हुई या बालकनी वाली हुई, जो भी आपकी रेलिंग है उसका काम भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एक बात का ध्यान दो, जब आप फिनिशिंग कर रहे हो उससे पहले ही 2 कोट पुट्टी के जरूर करा दो। उससे यह है कि आपकी पुट्टी भी अच्छे से सूख जाएगी और सेटल हो जाएगी। एक बात का ध्यान जरूर देना है, फिनिशिंग वर्क पे आपको जरूर ध्यान दें क्योंकि फिनिशिंग वर्क से ही आपके घर का लुक निकल के आता है। अच्छे से अच्छी कंपनी का पेंट वर्क और पुट्टी यूज करें, अच्छे डिजाइन के आपके डोर और विंडो लगवाएं, उसी से आपका लुक निकल के आता है। लास्ट में वो बात जो घर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कितने भी अच्छा इंजीनियर हायर कर लो या फिर आप कितनी भी अच्छा मटेरियल यूज कर लो, अगर ये नहीं करवाया तो आपके घर में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। और वो क्या है, वो है क्यूरिंग यानी घर की तराई। चाहे वो आपका कॉलम हो, फुटिंग हो, ब्रिक वर्क हो, प्लास्टर हो, स्लैब हो, आपको कम से कम 10 से 12 दिन तक तराई करवानी ही करवानी है। अब तराई करवानी कैसे है, अगर आप गर्मियों में घर बनवा रहे हो तो डेली 3 से 4 टाइम आपको तराई करवानी है। अगर सर्दी में आप घर बनवा रहे हो तो 2 टाइम आपको तराई करवानी ही करवानी है। तराई में आपको कैसी भी कोई भी कोताही नहीं बरतनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे घर के लिए। अगर आपने कोई भी कोताही बरती तो आपको अपना मजबूत घर नहीं मिलेगा। एक और बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हम घर तो बनवाना स्टार्ट कर देते हैं पर हम बजट का कोई अंदाजा नहीं होता
या तो हम खुद अपना भी अंदाजा लगा लेते हैं बजट का कि कितना पैसा लगेगा हमें कंस्ट्रक्शन में, या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिससे आप घर का नक्शा बनवाएं, उससे आप बजट का कैलकुलेशन जरूर कराएं, ताकि आपका जब आप घर बनवा रहे हो तो किसी भी कारण से आपका घर बीच में ना रुके। अगर आपका घर बनते में बीच में रुका, आपको ही प्रॉब्लम होगी, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, काम रुक जाएगा और पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। इससे बेहतर है कि आप अपना बजट का जरूर निकलवा लो अपने इंजीनियर से। दोस्तों, आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।